हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी नवी वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल कौन सा है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था? तो इसका आंसर होगा आपका नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सैनिक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। दूसरा प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका आंसर है आपका किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं और इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया है। इसमें माँ कामाख्या या काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, नासिक में कुल मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला, इसको सही कर लीजिएगा। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका आंसर होगा आपका गोदावरी के तट पर लगता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है और ये नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट, प्रयाग में गंगा और यमुना के स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका चांदी के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीनतम में से नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम में से नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंत की 2 राजधानियों में से एक थी। इसको अवंतिका भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। कौन सी नदी? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। 8वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर
हर्यक-वंशी शासक उदयन ने की थी और एवं इसकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और इसमें ऑप्शन में आपका उदयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर आपका होगा काशी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी की कौशल, अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। 10वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा आपका अंगोत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगोत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो कि इस प्रकार हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। 16 ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका आंसर होगा आपका अर्धचंद्राकार आकृति का। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा आपका हर्यक वंश नाम था। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। इनके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? अजातशत्रु की। किसके मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? किसके मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? इसका आंसर होगा आपका अजातशत्रु। वैशाली वज्ज संघ का प्रमुख था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय ही मगध एवं वज्ज संघ में मनमुटाव था, जो कि अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ही इसका विजेता था। अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का स्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रात्मक और अपोरो परशुराम कहा गया है। 15वां प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन है आपका मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन थे आपके अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, भगवद गीता, मीमांसा।
तो इसका आंसर होगा आपका भगवत गीता। भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।